मैंने खुद आगे बढ़कर पडेडी होश वाली दीदी की प्रॉब्लम को सुलझाने में उनकी हेल्प की थी, लेकिन उस रोमांटिक रात के बाद मुझे डर लगने लगा कि कहीं घर वाले पकड़ डीडीएच न लें। इसलिए मैंने उसी रात अपना सामान समेटा और वहां से निकल गया। मैं पागलों की तरह भागते हुए सीधे एयरपोर्ट पहुंचा। फ्लाइट में बैठते ही मैंने घबराहट में क्रू मेंबर्स से तुरंत टेक ऑन ऑफ करने को कहा। जैसे ही मैं सीट पर गिरा, मेरी नजर अचानक बाहर की तरफ गई, जहां दर्जनों ब्लैक सेडान कारें तेजी से आ रही थीं। मेरा चेहरा तुरंत पीला पड़ी एच गया और ऐसा लगा जैसे शरीर का पूरा खून जम गया हो। हे भगवान, वो तो मुझे ढूंढते हुए यहां तक पहुंच गई। मैंने खुद की तरफ नीचे देखा। मेरी बॉडी पर अभी भी उस रात के निशान बाकी थे, जिन्हें एक नजर में देखते ही सब कुछ पता चल जाता। अगर आज मैं उनके हाथ लग जाता तो पूरी लाइफ कभी उनके साथ रहने की उम्मीद नहीं कर पाता। गाड़ियों का काफिला लगातार करीब आ रहा था। मैं निराशा में अपना चेहरा छिपाकर खिड़की से बाहर देखता रहा। भीड़ के बीच घिरी हुई एक बेहद खूबसूरत लेडी कार से नीचे उतरी। हालांकि मुझे पता था कि वो बाहर हैं और फ्लाइट के अंदर मुझे साफ नहीं देख सकती, फिर भी उस भयंकर पैनिक की वजह से मेरा मन कर रहा था कि खिड़की तोड़कर नीचे कूद जाऊं और कहीं छिप जाऊं। जैसे ही तयू फ्लाइट की तरफ बढ़ने वाली थी, प्लेन अचानक रनवे पर दौड़ ढलने लगा और सिर्फ 2 मिनट के अंदर उसने उड़ान भर ली। मैं बस देखता रह गया और वो गॉडेस जैसी ब्यूटीफुल लेडी मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे छोटी होती गई और आखिर में बादलों के पीछे गायब हो गई। 7 दिन बाद मैं एक नॉर्मल फ्लाइट से थानदुओंग सिटी वापस आया। लगातार कई दिनों तक भाग दौड़ डीएच करने की वजह से मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। अगर मैं इसी थके हुए लुक में तयू के सामने जाता तो सीधे पकड़ ढा जाता। इसीलिए अपनी इस बुरी कंडीशन को ठीक करने के लिए मैंने पूरे 7 दिन विदेश में रहकर खुद को रिकवर किया। मैंने पहले ही पता लगा लिया था कि आज तयू किसी बिजनेस ट्रिप पर बाहर जाने वाली है, इसलिए मैंने जानबूझकर आज का दिन चुना ताकि ऐसा लगे कि हम बस एक दूसरे से मिस हो गए। लेकिन मेरी सारी प्लानिंग तब फेल हो गई जब उन्होंने अचानक अपना बिजनेस ट्रिप अगले दिन दोपहर के लिए पोस्टपोन कर दिया। मैंने तुरंत अपना प्लान बदला और सीधे थानदुओंग के सबसे बड़े पब थिन्वू की तरफ निकल गया। इस वक्त पब में पिक ऑनवर चल रहा था। मैं डांस फ्लोर पर गया और अपनी मर्जी से डांस करने लगा। पब की धुंधली और मिक्स लाइट्स भी मेरे हैंडसम फेस और रॉयल लुक को छिपा नहीं पा रही थी। भीड़ के बीच भी मैं इतना चमक रहा था कि लोग अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। डांस फ्लोर पर कई लड़कियां मुझे ही घूर रही थीं। उनमें से एक रिवीलिंग कपड़े पहनी लड़की की नजरें मुझ पर ही टिकी थी और वो धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि वो पास आ रही है, मैंने जेस्चर से उसे मना किया और दूसरी तरफ बाराज गया, लेकिन उसने मेरे रिजेक्शन को इग्नोर किया और मेरा पीछा करती रही। उसका हाथ धीरे से मेरी तरफ बढ़ा। जैसे ही उसका हाथ मेरी शर्ट को छूने वाला था, मैंने उसका हाथ पकड़ डाकर लॉक कर दिया और हल्के से पुश किया, जिससे वो कुछ कदम पीछे हट गई। आसपास के लोग तुरंत पीछे हट गए। मैंने अपनी शर्ट ठीक की और धीरे से उसकी तरफ बढ़ा। क्या तुम पब में सिर्फ किसी से फ्लर्ट करने आई हो? उस लड़की की बोलती बंद हो गई। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और कोल्ड लुक के साथ उसकी तरफ देखा। मैंने अट्रैक्टिव कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि यह मेरी चॉइस है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। और इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारे जैसी गंदी सोच वाली लड़कियां मेरे साथ बदतमीजी करें। किसी से दोस्ती करने से पहले रिस्पेक्ट करना सीखो। मैंने अपने कदम पीछे खींचे और डांस फ्लोर से बाहर निकल गया। आसपास के लोगों ने तुरंत मेरे लिए चीयर करना और तालियां बजाना शुरू कर दिया। उसी समय मैंने देखा कि मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स वीआईपी एरिया से मुझे वेव कर रहे थे। मैं वहां गया और उनके साथ ड्रिंक शेयर की। सभी लोग मेरी हाई ड्रिंकिंग कैपेसिटी देखकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। मेरे लिए यह बहुत छोटी बात थी। तभी मैंने अपना फोन निकाला और तेयू का आया हुआ मैसेज देखा। मैं कुछ सेकंड्स के लिए स्टिल हो गया। मैं पिछले 7 दिनों से विदेश में छिपा हुआ था और रोज सोशल मीडिया पर वेकेशन की फोटोज पोस्ट कर रहा था, लेकिन मैंने तेयू से कोई कांटेक्ट नहीं किया था। बचपन के बाद ये पहली बार था जब मैं इतने लंबे समय तक उनसे दूर रहा था। अब सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज देखकर भी मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने हाथ साफ किए और मैसेज ओपन किया। तेयू ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ। मैंने रिप्लाई किया, मैं होटल में सो रहा हूँ, मैं कल वापस आ रहा हूँ। आप कहाँ हैं? क्या आप मुझे मिस कर रही हैं? मैं तो आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं ठीक तुम्हारे पीछे खड़े रेडी हूँ। यहाँ आओ और मेरे साथ ड्रिंक शेयर करो। ये पाराज का डर के मारे मेरे पैर कांपने लगे। मैं गिरते गिरते बचा और मेरा चेहरा पीला पड़ी एच गया। अच्छा हुआ कि पास खड़े फ्रेंड ने मुझे तुरंत संभाल लिया। क्या तुम नशे में हो? मैंने अपना सिर हिलाया। अपने मूड को कंट्रोल करने के लिए गहरी सांस ली। मैं मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगा, जिससे मेरा फ्रेंड कंफ्यूज हो गया। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं, मैंने झूठी स्माइल के साथ कहा। घर के बड्ढे बुला रहे हैं, बस ड्रिंक शेयर करने जाना है। ड्रिंक ही तो शेयर करनी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं मुद्दा और तेयू के टेबल की तरफ बढ़ने लगा। वो डार्क कलर की लॉन्ग ड्रेस पहने सोफे पर रिलैक्स बैठी थी। जैसे ही मेरे कदम उनके करीब पहुंचे, उन्होंने ठंडी नजरों से मेरी तरफ देखा। एक पल पहले तक मैं पूरे एटीट्यूड में था, लेकिन अगले ही पल मैंने ड्रिंक का ग्लास साइड में रखा, उनके सामने गया और अपना सिर झुकाकर माफी मांगने लगा। दीदी, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। मेरी आत्मा को सच में बहुत पछतावा हो रहा है। दिल की गहराइयों से मुझे अपनी गलती का एहसास है।
उन्होंने हाथ में पकड़े वाइन ग्लास को धीरे से घुमाया और उनके लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। क्या गलती हुई तुमसे? मैंने बेहद सीरियस फेस बनाकर कहा। मुझे आधी रात को इस तरह पागलों की तरह नहीं भागना चाहिए था। मेरे यह कहते ही उन्होंने वाइन ग्लास को घुमाना बंद कर दिया और अपना सिर थोड़ा झुकाकर मुझे घूरने लगी। सिर्फ उस एक लुक ने मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दी और मेरे दिमाग में 7 दिन पहले की उस रात के सीन घूमने लगे। क्या वो यहाँ मुझसे बदला लेने आई है? मैंने डरते हुए पूछा। दीदी, अगर मैं अभी भागूं तो क्या मैं बच सकता हूं? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि हाँ, मैं बच सकता हूं। मैंने तुरंत अपनी स्माइल गायब की, खड़डा हुआ और भागने के लिए मुद्दा। लेकिन मैं 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया था कि सामने से लोगों के एक ग्रुप ने मुझे घेर लिया। मैंने देखा कि वही पहले वाली लड़की वहां आ रही थी और उसने प्राउडली मुझसे कहा, अब देखता हूं कि तुम यहां से कहां भागते हो। आज तो मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। आज क्या? तुम मेरा क्या कर लोगी? मेरे शब्द भले ही सवाल कर रहे थे, लेकिन मेरे हाथ बिल्कुल नहीं हिचकिचाए। मैंने आराम से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी तरफ बढ़ते हाथ को बिना किसी दया के झटक दिया। मुझे घेरने वाले लोग तो दूर, वो गुस्से से भरी लड़की भी हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने दिखने वाला यह सिंपल सा लड़का इतना क्विक और स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। इस पूरी सिचुएशन से मैं थोड़ा थक गया था और इस मौके का फायदा उठाकर वहां से निकलना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं मुद्दने लगा, मेरी नजर सोफे पर बैठी तेयू पर पड़ी। वो थोड़ी आगे की तरफ झुकी हुई थी और उनकी उंगलियां वाइन ग्लास को टाइट पकड़े हुए थीं। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने अपने रेड लिप्स से ग्लास की बची हुई वाइन को एक ही घूंट में खत्म कर दिया। उनकी नजरें अभी भी मुझ पर ही टिकी थीं, जैसे सब कुछ उनके कंट्रोल में हो। ये देखकर मेरा दिल बैठ गया। अब तो गए काम से। आज रात मैं किसी भी कीमत पर बचकर नहीं भाग सका। तेयू ने जानबूझकर अपने बिजनेस ट्रिप की झूठी खबर फैलाई थी ताकि वो मुझे बेवकूफ बनाकर वापस बुला सके और यहाँ जाल बिछाकर पकड़ DDDH सके। आज चाहे जो हो जाए, मुझे इस सिचुएशन का सामना करना ही पड़ेगा। वाकई ते फैमिली की बड़ी बेटी के परफेक्ट कैलकुलेशन का कोई मुकाबला नहीं है। मैं सीधे तेयू की तरफ बढ़ा और उनके बगल में जाकर बैठ गया। दीदी, ये लोग कितने डरावने लग रहे हैं। मेरे मुंह से ये बात निकलते ही वहां एकदम सन्नाटा छा गया। लेकिन तेयू ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उनके लिए ये नॉर्मल हो। उन्होंने ठंडे टोन में कहा, दूसरी तरफ खिसको। मैंने कहा, नहीं दीदी, आप इन लोगों को तो देखिए। इनके फेस देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई अंडरवर्ल्ड के गुंडे हों। ये तो मुझे पीटने का प्लान बना रहे थे। यह सुनकर सामने खड़ी रीढ़ी भिड्डाज पूरी तरह शॉक रह गई। अरे ओ लड्डेज के, तू ये क्या बकवास कर रहा है? इस पूरी सिचुएशन में कमजोर कौन है? अभी कुछ देर पहले किसने हाथ उठाया था? मैंने तेयू से कहा, दीदी आप इसे देखिए, यह कितनी अजीब और गुस्सैल है। आपके सामने तो यह कुछ भी नहीं है। उस लड़की ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं फर्क पड़ देता कि इस लड़के का असली चेहरा क्या है, लेकिन तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। आज तुम दोनों मेरे निशाने पर हो। तुम लड़कियों की तरह शिकायत कर रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या तुमने यहाँ आने से पहले पता नहीं किया इस पूरे एरिया में ऐसा कौन है जो मुझे यानी होंग जी को नहीं जानता? मैंने तुरंत तेयू का हाथ पकड़ डचकर हिलाना शुरू कर दिया। दीदी देखिए ना, इसकी इतनी हिम्मत कि यह कह रही है कि आप कुछ नहीं कर सकती। ये कितनी रूड है। इसने मेरा हाथ छुआ वो तो ठीक था, लेकिन इसने आपको बेकार कह दिया। दीदी, मैं ऐसे किसी भी इंसान को माफ नहीं कर सकता जो आपके बारे में बुरा बोले, बिल्कुल भी नहीं। तेयू ने मेरा हाथ अपने हाथ से हटाया। उनका चेहरा एकदम सीरियस था। उन्होंने तुमसे बदतमीजी की? मैंने कहा, हाँ दीदी बिल्कुल। जब तेयू की नजरें उस लड़की पर पड़ दी तो ऐसा लगा जैसे वो किसी जिंदा इंसान को नहीं बल्कि एक डेड बॉडी को देख रही हो। वो लड़की डर कर लगातार पीछे हटने लगी, लेकिन जब उसने अपने साथ आए गुंडों को देखा तो अचानक उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस इलाके में हर कोई मेरी रिस्पेक्ट करता है। भाइयों, आगे बढ़ो और इन्हें यहीं रोक लो। तभी पब की सारी लाइट्स अचानक पूरी तरह जल उठी और मेन गेट बाहर से जोर से खुला। सिक्योरिटी गार्ड्स तेजी से अंदर आए और उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उस भीड़ को रोक दिया। देखते ही देखते वहां का सारा हंगामा शांत हो गया। सिचुएशन को पूरी तरह हैंडल करने के बाद सभी बॉडीगार्ड्स ने एक साथ अपना सिर झुकाया और पूरे सम्मान के साथ चिल्लाए, वेलकम ते मिस। वो लेडी DH की जो अब तक बचने के लिए छटपटा रही थी, ये सुनते ही एकदम ठंडी पड़ी DDH गई। ते मिस, ये लेडी वाकई ते फैमिली की बड़ी बेटी है। अब तो सब खत्म हो गया, सच में सब बर्बाद हो गया। तेयू अपने क्विक डिसीजंस और अपर क्लास सोसाइटी में अपने रुतबे के लिए थान धुओंग सिटी में बहुत फेमस थी। उस लड़की ने तेयू की तरफ देखा जहां मैं अभी भी तिमिस के करीब छिपा हुआ था और बार बार कह रहा था, ये बहुत डरावना था। मैं तो बुरी तरह डर गया था। अच्छा हुआ कि मेरी दीदी यहाँ थी। लेकिन उस लड़की ने साफ देख लिया था कि मेरी आंखों में डर का एक भी निशान नहीं था। तेयू मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसा प्रेशर था जिसे वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता था। उस लड़की का दिल पूरी तरह बैठ गया। इस बार उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो तो बस नॉर्मली फ्लर्ट करने आई थी, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो उस लड़के से उलझ जाएगी जो अफवाहों के मुताबिक तिमिस का सबसे लाडला है।
उस लड़की की आंखों का डर अब पूरी तरह लाचारी में बदल चुका था। तेयू ने शांति से कुछ वर्ड्स कहे, इसके साथ वही करो जो हमारे पुराने रूल्स कहते हैं। इसके बाद उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और आराम से उस लड़की के सामने से निकल गई। पब से बाहर आते ही मैं धीरे से तेयू के कान के पास गया और फुसफुसाया, दीदी मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा, कैसा सीक्रेट? मैंने अचानक बहुत तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, दीदी मेरी एक गर्लफ्रेंड है। इससे पहले कि तेयू इस शौक से संभल पाती, मैंने उन्हें पीछे धकेला और दूसरी डायरेक्शन में पूरी ताकत से भागने लगा। लेकिन मैं 2 कदम भी नहीं भाग पाया था कि 3-4 बॉडीगार्ड्स ने मेरा रास्ता रोक लिया। इसके तुरंत बाद पीछे से उनकी बहुत ही सॉफ्ट और मीठी आवाज आई, आंथान इधर आओ। मैं वहीं जम गया। मेरे मन ने मुझसे कहा कि अब सब खत्म। मैं उन्हें जितने अच्छे से जानता हूँ, वो जितना सॉफ्टली बात करती हैं, उसका मतलब होता है कि वो उतनी ही ज्यादा गुस्से में है। अगर मैंने अब कोई और चालाकी की तो मेरा बचना इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहता था। आखिरकार 7 दिन पहले मैंने उनके साथ जो कुछ भी किया था वो सारी लिमिट्स क्रॉस करने जैसा था। अगर वो सच में उस पुरानी बात का हिसाब चुकता करना चाहती है तो क्या मैं इस पब के बाहर सही सलामत बच पाऊंगा? मैंने अपने दांत भींचे और मुद्दकर तेयू की तरफ एक उदास नजर से देखा। जानबूझकर मासूम बनते हुए मैंने कहा, मुझे पता है मैं आपकी हर बात मानूंगा दीदी। लेकिन सिर्फ 2 कदम चलने के बाद मैंने जानबूझकर अपना एक पैर दूसरे पैर में फंसाया और सीधे जमीन पर गिर गया। आउच, बहुत दर्द हो रहा है। मैं बहुत ही दर्द भरी आवाज में चिल्लाया और साथ ही चुपके से सामने खड्डेढ़ी लेडी की तरफ देखा। जब मैंने देखा कि उनके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं है तो मैंने अपनी एक्टिंग को और बढ़ा दिया। मैं कितना अनलकी हूँ। मैं तो बस वापस आने का सोच रहा था, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ डांट मिली। डांट तो फिर भी ठीक थी, लेकिन जब मैं गिर गया तो किसी ने मेरी परवाह तक नहीं की। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं कभी वापस नहीं आता। कम से कम इस तरह जमीन पर तो नहीं बैठना पड़ था, जहाँ कोई मुझे देखने वाला भी नहीं है। मैं लगातार एक के बाद एक शिकायतें करता रहा। वो लेडी जो अब तक कार के सामने पूरे गुस्से में खड़ी थी, अब मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरी इन शिकायतों को सुनने के बाद उन्होंने धीरे से एक ठंडी सांस ली, फिर कुछ बार गहरी सांसें ली और अपनी आंखें बंद कर ली। वो मन ही मन खुद को समझाने लगी कि शांत रहो, शांत रहो। ये तुम्हारा सबसे प्यारा इंसान है, इस पर गुस्सा नहीं होना है, बिल्कुल गुस्सा नहीं होना है। खुद को मेंटली तैयार करने के बाद वो मुद्दी और मेरी तरफ देखने लगी। उधर मैं भी डीठ बनकर उनकी तरफ देख रहा था और मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया ताकि वो मुझे हाथ पकड़ डालकर उठाएं। तेयू भले ही ऊपर से ऐसा दिखा रही थी जैसे उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, लेकिन आखिर में उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुझे खींचकर खड़ा कर दिया। खड़े होते ही मैंने तेयू का हाथ पकड़ लिया और मन ही मन खुश होने लगा। बड़ी चालाक बनती हैं तो क्या हुआ, आखिर मेरे सामने तो इन्हें भी हार माननी ही पड़ी। इन्हें संभालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तेयू मेरा हाथ पकड़ दजकर मुझे विला के अंदर ले गई। जब वहां के सर्वेंट्स ने मुझे लंगड़ा कर चलते देखा तो वो तुरंत अलर्ट हो गए जैसे कोई बहुत बड़ी आफत आ गई हो। पल भर में पूरे विला की लाइट्स जल उठी। मेडिकल टीम जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से भागती हुई आई, लेकिन जब उन्होंने लिविंग रूम का नजारा देखा तो किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। मैं सोफे पर बैठा हुआ था और ऊंची पोजीशन वाली महानते मिस मेरे बगल में जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। वो खुद अपने हाथों से टखने की उस रेड स्वेलिंग पर दवा लगा रही थी। मैंने जानबूझकर अपना पैर पीछे खींचा और नखरे दिखाते हुए कहा, दीदी थोड़ा धीरे लगाओ ना, मुझे दर्द हो रहा है, या फिर आप रहने ही दो, मत लगाओ दवा। तेयू ने मेरे टखने को मजबूती से पकड़ डैच लिया और अपना सिर उठाए बिना कहा, ज्यादा हिलना डुलना बंद करो, बस थोड़ा सा ही बाकी है। उनका ऐसा कोल्ड रिस्पॉन्स देखकर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने कहा, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। आपका एटीट्यूड मेरे लिए इतना ठंडा और खड़ूस है, मैं अब आपसे बात ही नहीं करूंगा, आप यहाँ से हट जाओ। जब उन्होंने मेरी यह अजीब और बचकानी जिद सुनी तो उन्होंने कुछ देर के लिए अपना सिर झुकाया और शांत रही। फिर बहुत ही सॉफ्ट आवाज में बोली, आंथान बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले इस चोट का इलाज कर लें, ठीक है? मैंने एक ठंडी हुंकार भरी और कुछ नहीं बोला। तेयू ने एक गहरी सांस ली और फिर से कहा, आई एम सॉरी, अभी मेरा एटीट्यूड अच्छा नहीं था, मैं बाद में इसकी भरपाई कर दूंगी, पहले दवा लगा लेते हैं प्लीज। मैं तुरंत मान गया और जल्दी से रिप्लाई किया, अगर आपने इतने अच्छे से माफी मांग ही ली है तो मैं आपको माफ कर देता हूँ। मैं आपकी तरह छोटी सोच वाला नहीं हूँ। तेयू को उनके इस गुस्से पर हंसी आ गई। उन्होंने कहा, हाँ, हमारे आंथान सबसे बड़े दिल वाले और सबसे हैंडसम हैं। उनकी तारीफ सुनकर मैं खुश हो गया। मैंने अब और नखरे दिखाना बंद कर दिया, इसलिए टखने की चोट पर दवा का काम जल्दी ही पूरा हो गया। इसके बाद तेयू खुद किचन में गई और मेरे लिए एक बाउल सादा दलिया बनाकर लाई। जब मैं दलिया खा रहा था तब तेयू ने मेरी तरफ देखा और अचानक एक सवाल दागा, आंथान तुमने अभी तक मुझे साफ साफ नहीं बताया कि उस गर्लफ्रेंड वाली बात का क्या चक्कर है। मैंने बात को छुपाने के लिए तुरंत एक झूठा बहाना बना दिया, अरे वो अभी हम ऑफिशियली साथ नहीं हैं, बस एक दूसरे के लिए थोड़ा सा क्रश है। मैंने ऐसा दिखाया जैसे कोई बड़ी बात ना हो और सिर झुकाकर दलिया खाने लगा।
मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तेयू का रिएक्शन देखूं, लेकिन मैं फील कर पा रहा था कि उनकी नजरें इस वक्त बेहद ठंडी हो चुकी थीं। तेयू ने आगे सवाल पूछना जारी रखा, उसका नाम क्या है और तुम दोनों कैसे मिले? मैंने अपना बाउल और चम्मच नीचे रखा और थोड़े अजीब तरीके से पूछा, दीदी, क्या आप मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर रही हो? तेयू मुझे लगातार घूरती रही और अपने हाथ सीने पर बांधकर चुप रही। अब झूठ मैंने खुद फैलाया था तो उसे संभालना भी मुझे ही था, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद की और आगे की कहानी गढ़ने लगा। वो दरअसल कॉलेज के दिनों की क्लासमेट है। अभी हमारे बीच कोई लव अफेयर नहीं है। आप इस तरह मुझसे पूछताछ करेंगी तो मेरी किसी से दोस्ती करने की हिम्मत ही नहीं होगी। तेयू ने बहुत ही ठंडी आवाज में पूछा, नाम क्या है उसका? मैंने अपनी जिद पर अड्ढे रहते हुए तेज आवाज में कहा, मैं आपको नहीं बताऊंगा। तेयू का चेहरा एकदम गंभीर हो गया और उन्होंने गुस्से में मेरा नाम पुकारा, आनथान। वो यह बोलते हुए अपने हाथ के ब्रेसलेट को उंगलियों से घुमाने लगी। जब मैंने उनका यह एक्शन देखा तो मैं समझ गया कि मैंने उन्हें सच में बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। मुझे यह भी समझ आ गया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अब और ज्यादा जिद करना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने अपना टोन थोड़ा सॉफ्ट किया और कहा, दीदी, हम अभी सच में सिर्फ क्लासमेट्स हैं। हमारा कोई ऑफिशियल रिलेशन नहीं है, बस थोड़ा सा अट्रैक्शन है। मैं अब भी इस बारे में सोच रहा हूँ। मैंने थोड़ा रुक कर अपनी बात आगे बढ़ाई। असल में यह बात 7 दिन पहले की है। उस रात मैं और वो पूरी रात गेम खेल रहे थे और एक छोटी सी बात पर हमारा झगड़ा हो गया, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया। उसी गुस्से में मैंने फ्लाइट की टिकट बुक की और सीधे विदेश घूमने चला गया। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे अब भी और सोचना पड़ेगा। उसका टेम्परामेंट इतना शॉर्ट है, वो मेरी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती है? तो यूने शक भरे लहजे में पूछा, तुम और वो पूरी रात वीडियो गेम खेल रहे थे? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, आपको तो पता ही है कि मुझे गेम खेलना कितना पसंद है। मैं और तेयू एक दूसरे के सामने थे। वो अक्सर मेरे साथ गेम खेलती थी और कई बार हम पूरी रात गेमिंग करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि यह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मैंने यह कहते हुए अपनी पॉकेट से फोन निकाला और तेयू को अपनी गेमिंग हिस्ट्री ओपन करके दिखा दी। उसमें सबसे लास्ट रिकॉर्ड 7 दिन पहले का ही था। आखिरी गेम सुबह के वक्त खत्म हुआ था। जब तेयू उस गेमिंग हिस्ट्री का टाइम देख रही थी तब मैं चुपके से उनके फेस एक्सप्रेशंस को नोटिस कर रहा था, ताकि अंदाजा लगा सकूं कि उन्हें मेरी बात पर भरोसा हुआ या नहीं। जब तेयू ने अपनी नजरें हटाई तो मैंने नॉर्मल बिहेव करते हुए बात को खत्म करने के अंदाज में कहा, दीदी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको उसका नाम नहीं बताना चाहता, बल्कि मुझे लगता है कि अब भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद अभी श्योर नहीं हूं कि मुझे उससे लव है या नहीं। तेयू ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने बस इतना कहा, तो फिर आगे बात बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने थोड़े दुखी मन से रिप्लाई किया, मुझे अब आपसे इस बारे में बात नहीं करनी। वैसे ही मूड खराब था। इस टॉपिक पर बात करके और बुरा लगने लगा। मैं ऊपर अपने रूम में जा रहा हूँ। मैं कैंडिडेट हुआ और सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। तेयू ने पीछे से मेरे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलने के स्टाइल को देखा और मजे लेते हुए कहा, आनथान, तुम्हारे पैर का दर्द इतनी जल्दी ठीक हो गया? मुझे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने एक दर्द भरी आवाज निकाली, आउच। फिर मैं जानबूझकर लंगर ढाते हुए लिफ्ट के अंदर चला गया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, तेयू के फेस से वो स्माइल गायब हो गई। उसी समय उनके बगल में खड्डा बॉडीगार्ड अपना लैपटॉप लेकर आया और रिस्पेक्ट के साथ रिपोर्ट दी, तो मिस, 7 दिन पहले की कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज रिकवर हो गई है। तेयू ने अपनी नजरें उस लिफ्ट की तरफ से हटाई और बॉडीगार्ड ने लैपटॉप उनके सामने रख दिया। सीसीटीवी फुटेज प्ले हुई, लेकिन कुछ ही देर चलने के बाद स्क्रीन अचानक पूरी तरह ब्लैक हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तेयू की गहरी और शांत नजरें ऊपर उठी और वो बॉडीगार्ड को घूरने लगी। बॉडीगार्ड को डर के मारे ठंडे पसीने छूटने लगे। उसने कहा, प्लीज द मिस, अपना गुस्सा शांत रखिए। ये कैमरा पिछले 7 दिनों से पूरी तरह डैमेज था। मैंने देश और विदेश के टॉप टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम को इस काम पर लगाया था। ये अब तक का सबसे बेस्ट पॉसिबल रिकवरी रिजल्ट है। ये सुनकर तेयू की आवाज और ज्यादा सॉफ्ट और डरावनी हो गई। मैंने तुम्हें इसे ठीक करने के लिए टाइम दिया था और तुम मेरे लिए ऐसा रिजल्ट लेकर आए हो। बॉडीगार्ड गिड़गिड़ाने लगा। मिस, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। मैं इस बार इसे जरूर पूरी तरह ठीक कर दूंगा। तेयू ने कहा, 2 दिन। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का टाइम और दे रही हूँ। अगर इस बार भी नहीं हुआ तो तुम अच्छे से जानते हो कि इसका अंजाम क्या होगा। जब मैं अपने रूम में पहुंचा तो मेरा दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। मैं बेड पर गिर गया और मेरा दिल अभी भी पागलों की तरह धड़क रहा था। फोन पर लगातार कई मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन मेरा उन्हें देखने का बिल्कुल मन नहीं था। जब मेरा माइंड थोड़ा शांत हुआ तब मैंने फोन हाथ में लिया। सारे मैसेजेस एक ही इंसान के थे, तालीडोंग। वो पिछले 10 सालों से मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, एक टॉप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और कंप्यूटर जीनियस। हम दोनों ने मिलकर थानधुंग में एक जानी मानी साइबर सिक्योरिटी कंपनी बनाई थी। पब में जब मैं तेयू के सामने नखरे कर रहा था, वो दरअसल सिर्फ टाइम पास करने के लिए था, ताकि तालीडोंग को फोन पर मेरी गेमिंग हिस्ट्री का बैकअप डेटा चेंज करने का पूरा समय मिल सके। मैंने उसे मैसेज किया, तुम किसी भी तरह उस ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज की फाइल को वहां से डिलीट कर दो। तालीडोंग ने रिप्लाई किया, आनथान, मेरे पास एक आइडिया है। सच कहूं तो तुम्हें उस रात जो कुछ भी हुआ
उसे सीधे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तुम वैसे भी तयू का हस्बैंड बनना चाहते हो ना? ये तो एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा होगा। मैंने अपनी भौहें सिका दकर जवाब दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जिम्मेदारी के नाम पर हम दोनों को इस रिश्ते में नहीं बांधना चाहता। जहां तक फीलिंग्स की बात है, मैं किसी वन साइडेड सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर मैं तयू से लव करता हूं तो उन्हें भी मुझसे लव होना चाहिए, तभी इस लव की कोई वैल्यू है। इसके अलावा मेरे जैसे बड़ी एम्बिशन वाले इंसान के तौर तरीके हमेशा साफ सुथरे नहीं होते। अगर उन्हें जरा सा भी पता चला तो वो मुझे कोई साइको समझने लगेंगी। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं वो मुझे किसी मॉन्स्टर की तरह न देखने लगे। सिर्फ इस बात को सोचने से ही मुझे डर लगता है। मैंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया और फोन साइड में रख दिया। मैं फ्रेश होने और ब्रश करने के लिए खाड़ी ढाई ही हुआ था कि मुझे लगा हमारी बात खत्म हो गई है, लेकिन तभी तालीडोंग का फोन आ गया। एक जरूरी काम आ गया है। मुझे अभी अभी एक नया असाइनमेंट मिला है। दालीडोंग ने जानबूझकर बात को सस्पेंस में रखा, थोड़ा रुका और फिर कहा, इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई और मैंने मजाक में कहा, यह मत कहना कि तयू ने उस रात वाले आदमी का पता लगाने के लिए हमारी कंपनी को काम दिया है। मेरी इस बात पर तालीडोंग का हंसते हंसते पेट फूल गया। उसने कहा, अगर ऐसा होता तो सच में बहुत मजा आता, लेकिन बदकिस्मती से थानधोंग के टॉप क्लास सोसाइटी के शिखर पर बैठी उस लेडी के पास अपनी खुद की प्रोफेशनल टीम है। उन्हें बाहर से हेल्प मांगने की क्या जरूरत है? मैंने बात को ज्यादा न बढ़ाते हुए सीधे पूछा, तो फिर असली बात क्या है? तालीडोंग ने बहुत ही आराम से कहा, मैं तुम्हें एक हिंट देता हूं, यह असाइनमेंट थिन फैमिली की तरफ से आया है। मैंने बिना ज्यादा सोचे तुरंत सही जवाब दिया, थिंडियनची। तालीडोंग ने फोन पर तालियां बजाकर मेरी तारीफ की और मेरे इस सटीक अंदाजे पर हैरानी जताई। फिर उसने पूछा, वैसे मुझे एक बात को लेकर बहुत क्यूरियोसिटी है, क्या तुम मुझे इसका जवाब दे सकते हो? मैंने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, तुमने जानबूझकर यह अफवाह फैलाई कि थिन फैमिली का छोटा बेटा, जो पिछले 18 सालों से गायब है, वो वापस आकर थिन फैमिली की पावर हथियाने वाला है। तुम्हें इतना भरोसा कैसे था कि इस जाल में सिर्फ थिंडियनची ही फंसेगा, थिन फैमिली का कोई और मेंबर नहीं? मैंने एक हल्की और ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, थिंडियनची बचपन से ही बहुत फेमस रहा है और आज के समय में लोग उसकी तारीफ करते नहीं थके, लेकिन उसकी माँ को हमेशा डर रहता था कि उसका टैलेंट बहुत जल्दी सबके सामने न आ जाए, इसलिए वो हमेशा उसे दबाकर रखती थी। इस वजह से थिंडियनची के मन में हमेशा एक असंतोष रहा है। वो हमेशा खुद को साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है। दालीडोंग ने धीरे से हंसते हुए बात आगे बढ़ाई, इसीलिए जब यह अफवाह फैली तो थिन फैमिली के बाकी मेंबर्स इस पर नजर तो रखेंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेंगे, जबकि थिंडियनची जैसा घमंडी और ओवर कॉन्फिडेंट इंसान सोचेगा कि खुद को साबित करने के लिए यह उसके पास सबसे बेस्ट चांस है। मैंने कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही समझे। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ अच्छे से अरेंज कर दूंगा ताकि तुम्हारी मीटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो। मीटिंग की लोकेशन मैं तुम्हें थोड़ी देर में सेंड करता हूँ। दालीडोंग का फोन काटने के बाद मुझे थिंडियनची से कल मिलने का एड्रेस मिल गया। मैंने फोन हाथ में लिया और धीरे से बुदबुदाया। देखते ही देखते पूरे 18 साल बीत गए। अचानक पुरानी यादें मेरे दिमाग में ताजा होने लगी। मेरा असली नाम थिन थान है और मैं ओल्ड मिस्टर थिन का इकलौता वारिस हूँ। इस समय थिन फैमिली की पूरी पावर मेरे बड़े भाई के हाथ में है, लेकिन वो ओल्ड मिस्टर थिन की वाइफ के नाजायज बेटे हैं, जो उन्होंने बाहर किसी और से पैदा किया था। जब उनकी डेथ हो गई तो ओल्ड मिस्टर थिन ने उन पर दया खाकर उन्हें अपने सगे बेटे की तरह पाला पोषा। मेरे जन्म के बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस मेरी परवरिश पर लगा दिया, क्योंकि वो मुझे थिन फैमिली का असली वारिस बनाना चाहते थे। लेकिन जब मैं सिर्फ 8 साल का था तो ओल्ड मिस्टर थिन अचानक गायब हो गए और मेरे बड़े भाई ने मुझे धोखा देकर एक कार में बिठाया और शहर के बाहरी इलाके की तरफ भेज दिया। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी लाइफ बच गई और मेरी मुलाकात तेयू से हुई। इसलिए मैंने अपनी लाइफ बचाने के लिए उनके इस अकेले सहारे को मजबूती से पकड़ लिया। मैं उनके साथ रहा, शांत रहा और खुद को मजबूत बनाता रहा। अब मैंने कई सालों की प्लानिंग के बाद अपना जाल बिछाया है। मैं थिन फैमिली का वो सारा बिजनेस और रुतबा वापस लेकर रहूंगा जो असल में मेरा है। मैं उन सबको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। अगले दिन मैं थिंडियनची से मिलने के लिए तय किए गए कैफे में पहुंचा। पूरे 1 घंटे तक वेट करने के बाद थिंडियनची बहुत ही आराम से चलता हुआ वहां आया। मैंने सामने आ रहे उस आदमी को ध्यान से देखा। आखिरकार बचपन में हम दोनों साथ में ही बड़े हुए थे। इतने सालों के बाद हम दोनों का लुक पूरी तरह बदल चुका था। अगर मुझे पहले से उसकी असली पहचान न पता होती तो शायद मैं आज थिंडियनची को कभी पहचान ही नहीं पाता। तभी थिंडियनची की घमंडी आवाज सुनाई दी, आई एम सॉरी, एक छोटी सी मीटिंग की वजह से मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। थिंडियनची के बिहेवियर में जरा सा भी पछतावा नहीं था। वह थिन फैमिली का बड़ा बेटा था और साथ ही थानधोंग का नंबर 1 हैंडसम मैन भी। उसके लिए लोगों को आधा घंटा वेट कराना एक नॉर्मल बात थी। कई लोग तो उससे अपॉइंटमेंट लेने के लिए तरसते थे। मैंने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं भी बस अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ।
इसके बाद मैंने खुद आगे बढ़कर अपना हाथ मिलाया और इंट्रोडक्शन दिया। मैं लुक थान, इस बार आपके असाइनमेंट को मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। थिनडिन ची ने अपने उसी एटीट्यूड के साथ हाथ मिलाया और सीधे काम की बात पर आ गया। हेलो, मैं 3 दिन बाद एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करने का प्लान बना रहा हूँ। क्या तब तक लुक मिस्टर मेरे उस छोटे चाचा को वहां ला सकते हैं? मैंने अपना सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल लाया जा सकता है, लेकिन जहां तक मेरी फीस की बात है। थिनडियन ची ने अपनी आंखों से इशारा किया कि मैं अपना फोन देखूं। लुक मिस्टर, आप अपना फोन चेक कर सकते हैं? मैंने अपनी भौहें सिकाद कर फोन निकाला तो देखा कि बैंक की तरफ से मनी ट्रांसफर का मैसेज आया हुआ था। मैंने मन ही मन अमाउंट काउंट किया। थिन फैमिली का बढ़ा बेटा वाकई बहुत दिलदार निकला। उसने न सिर्फ डबल पेमेंट की थी बल्कि ऊपर से एक्स्ट्रा बोनस भी दिया था। उसने कहा, मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। आज रात ते मिस की एक पर्सनल बिजनेस पार्टी है। मैं चाहता हूं कि तुम इस पैसे के बदले मुझे उस पार्टी का सही एड्रेस पता करके दो और वहां का एक इन्विटेशन कार्ड अरेंज कर दो। थिनडियन ची की यह बात सुनकर मेरे हाथ वहीं रुक गए। ऐसा लग रहा था कि इस बर्थडे नवाब का अगला टारगेट कोई और नहीं बल्कि मेरी ते दीदी ही थी। अब यह कहानी सच में बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। मेरे लिप्स पर एक हल्की स्माइल आई और मैंने पूछा, तो थिन मिस्टर का प्लान ते मिस के साथ एक ब्यूटीफुल एक्सीडेंटल मीटिंग करने का है? उसने कहा, मैं और ते मिस, चाहे फैमिली बैकग्राउंड की बात हो या लुक्स की, हर तरह से एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। बस बदकिस्मती से हमें कभी एक दूसरे से मिलने का सही मौका नहीं मिला। इसके बाद उसने बर्थडे घमंड से आगे कहा, जब यह पहले से तय है कि ते मिस मेरे लिए पूरी तरह डेडिकेट हो जाएंगी, तो क्यों ना मैं ही खुद आगे बढ़कर एक परफेक्ट मुलाकात अरेंज करूं जो आने वाले समय में एक खूबसूरत लव स्टोरी बन जाए। मैं चुपचाप थिनडियन ची की ये बातें सुनता रहा। मैंने नोटिस किया कि जब वो ये सब बोल रहा था तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल पर था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि तेयू उसे देखते ही पहली नजर में उसे लव करने लगेंगी। कितना ओवर कॉन्फिडेंट है ये? आखिर इसे इतना कॉन्फिडेंस दे कौन रहा है? अपनी बात खत्म करने के बाद जब थिनडिन ची ने देखा कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं तो उसने पलटकर सवाल किया, लुक मिस्टर, क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है या फिर तुम यह काम नहीं कर सकते? उसने मुझे घूरते हुए थोड़े एटीट्यूड में पूछा। मैंने मन ही मन सोचा, ये मुझे टेस्ट कर रहा है, देखना चाहता है कि मेरी कंपनी की क्या कैपेसिटी है। ऐसा लग रहा था कि यह डील सच में बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर मैंने इसे अच्छे से हैंडल नहीं किया तो पिछले कुछ सालों में कंपनी बनाने की मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए मुझे यह काम बेस्ट तरीके से करना ही होगा। ये सोचते ही मेरे चेहरे पर एक स्माइल आई और मैंने कहा, थिन मिस्टर, मुझे बस 5 मिनट का टाइम दीजिए। थिनडियन ची ने अपनी वॉच देखी। मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तुम खुद देख लो। मैं अपनी सीट से खड़ा हुआ, एक शांत कोने में गया और सीधे तेयू का नंबर डायल कर दिया। फोन की घंटी बजी और तुरंत कॉल पिक हो गई। उधर से आवाज आई, क्या बात है? मैंने थिनडियन ची की तरफ देखते हुए पूछा, क्या आज रात आपकी कोई पार्टी है? उन्होंने बताया, हाँ, चौजिया निंग ने ऑर्गेनाइज की है। क्यों, क्या हुआ अनथान? तेयू ने थोड़े शक के साथ पूछा। मैंने उनके सवाल का जवाब न देकर उल्टा उनसे पूछा, क्या आप थिनडियन ची को जानती हैं? तेयू ने रिप्लाई किया, हाँ, नाम तो सुना है उसका। क्यों, उससे क्या लेना देना? मैंने कहा, अच्छा, तो क्या आपको पता है कि वो आज रात आपकी पार्टी में आने वाला है? तेयू कुछ सेकंड के लिए शांत रही और फिर बोली, चौजिया निंग और उसका रिलेशन काफी अच्छा है। शायद आज रात की पार्टी भी उसी के वेलकम के लिए रखी गई है। उनकी यह बात सुनते ही मेरे दिमाग में सब कुछ क्लियर हो गया। थिनडियन ची मेरी कैपेसिटी टेस्ट करने के लिए जानबूझकर यह ड्रामा कर रहा था ताकि देख सके कि मैं इस बात का पता लगा पाता हूं या नहीं। आखिर में मैंने उनसे कहा, ठीक है, थिनडियन ची आज रात की पार्टी में आ रहा है। इसके बाद मैंने इस बात की परवाह किए बिना कि तेयू आगे क्या कहेंगी, सीधे फोन काट दिया। अचानक मुझे याद आया कि कल सुबह से ही मैं जानबूझकर तेयू के साथ ब्रेकफास्ट करने से बच रहा था, क्योंकि मुझे डर था कि वो मुझसे उस गर्लफ्रेंड वाले झूठ और 7 दिन पहले की रात के बारे में दोबारा पूछताछ करेंगी। उम्मीद है कि वो अब तक इस बात को भूल चुकी होंगी। चेहरे पर अपनी वही प्यारी स्माइल वापस लाते हुए मैं अपनी सीट पर लौटा। थिन मिस्टर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आज रात आपके और तेमिस के बीच एक बहुत ही ब्यूटीफुल मुलाकात होने वाली है। थिनडियन ची धीरे से मुस्कुराया, तो फिर मैं इस मुलाकात का बेसब्री से वेट करूंगा। यह कहकर वह अपने उसी पुराने एटीट्यूड में वहां से चला गया। थिनडियन ची के जाते ही तुरंत दालीडोंग का फोन आ गया। मैंने थिनडियन ची के साथ हुई पूरी बातचीत उसे डिटेल में बता दी। दालीडोंग ये सब सुनकर कुछ सेकंड के लिए स्टिल हो गया और फिर पागलों की तरह हंसने लगा, यहाँ तक कि वह हंसते हंसते अपनी ऑफिस चेयर से नीचे जमीन पर गिर गया। थिन फैमिली का यह बड्ढा बेटा सच में बहुत फनी है। दालीडोंग को कोई सही वर्ड नहीं मिल रहा था। उसने काफी सोचने के बाद कहा, भाई मानना पड़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही कमाल का है। कुल मिलाकर सब ठीक था, लेकिन मेरे मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने सोचा थिनडियन ची का टारगेट बिल्कुल साफ है। उसने बहुत पहले से इस पार्टी का यूज करके तेयू के करीब आने की प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन उसे किस बेस पर इतना भरोसा है कि तेयू उसे पसंद करेंगी? जब दालीडोंग ने देखा कि मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया तो उसने पूछा, आनथान, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि उन दोनों के बीच कोई लव स्टोरी शुरू हो जाएगी? मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। डर नहीं, इसे डर नहीं कह सकते,
लेकिन जब भी मैं सोचता था कि थिंडियन चीतेयू के करीब आने की कोशिश कर रहा है तो मेरा मूड खराब हो जाता था। मगर मेरे पास ऐसा कोई ऑफिशियल राइट या रिलेशन नहीं था जिसके बेस पर मैं तेयू से कह सकूं कि वह थिंडियन ची से दूर रहे। ये सोचते ही मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। मिस का थिन डीएन ची के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता। उसने मुझे सांत्वना देते हुए आगे कहा, तुमने खुद भी तो देखा है, इतने सालों में मिस के आसपास कभी कोई दूसरा आदमी नहीं दिखा। उनके उस रॉयल, कोल्ड और स्ट्रिक्ट बिहेवियर की वजह से किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि उनके करीब भी जा सके। दालीडोंग की इस बात ने तुरंत मेरे चेहरे पर एक स्माइल ला दी। ये बात तो बिल्कुल सच थी। इतने सालों में तेयू के करीब आने की कोशिश करने वाले बहुत से मर्द आए, लेकिन बिना किसी एक्सेप्शन के सबको मुंह की खानी पड़ी। और मैं तो इस मामले में एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन था। आखिर इस दुनिया में मुझसे ज्यादा क्लोज रिलेशन तेयू के साथ और किसका हो सकता है। रात के ठीक 9 बजे मैं थिंडियन ची के साथ तेयू की उस पर्सनल बिजनेस पार्टी में पहुंचा। मेरे साथ आने पर थिंडियन ची कुछ खास खुश नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर वो नाराजगी देखकर मैंने उसे समझाया, ये एक बहुत ही प्राइवेट पार्टी है। अगर मैं साथ रहूंगा तो थिन मिस्टर को मिस के बारे में अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिलती रहेगी। मेरी यह बात सुनकर उसने एक ठंडी हुंकार भरी और कहा, इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। तुम मुझे सिर्फ एड्रेस दे देते तो भी चलता। तुम सच में दूसरों के काम में जरूरत से ज्यादा दखल देते हो। मैं चुप रहा और कुछ नहीं बोला। भले ही वह मुझे साथ नहीं रखना चाहता था, लेकिन मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था कि तेयू जब दूसरों से मिलती है तो क्या उनका बिहेवियर वैसा ही होता है जैसा मेरे साथ होता है, और आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है। थिंडियन ची जब मुझे वापस नहीं भेज पाया तो न चाहते हुए भी उसने मुझे अपने पीछे आने दिया। मैंने गेट पर इनविटेशन कार्ड दिखाया और स्टाफ हमें अंदर ले गया। मिस की इस प्राइवेट पार्टी में जो लोग आए थे वो सब थानदोंग के टॉप क्लास फैमिलीज की बेटियां थीं। उस समय वहां 4 लड़कियां एक साथ खड़ी होकर तेयू के बारे में ही बातें कर रही थीं। एक ने कहा, अभी कुछ देर पहले मैंने मिस को सोफे पर बैठकर गेम खेलते हुए देखा था। दूसरी बोली, क्या, लेकिन वो तो कभी गेम नहीं खेलती ना। तीसरी ने जवाब दिया, इसके बारे में मुझे पता है। उनके घर के उस लाडले ने कुछ दिन पहले एक गेम मैच लूज कर दिया था, जिससे वो नाराज होकर पूरे 2 घंटे तक नखरे दिखाता रहा। मिस दरअसल अपने उस लाडले का गेमिंग रैंक स्कोर वापस बढ़ाने के लिए खुद गेम खेल रही है। तभी चौथी लड़की भी इस बातचीत में शामिल हुई और सस्पेंस भरे टोन में बोली, काफी समय हो गया उस लाडले को देखे हुए, पता नहीं आजकल वो। उसकी आवाज वहीं रुक गई क्योंकि उसकी नजर सीधे उसी लाडले पर पडीडीडीएच गई जिसके बारे में वो बात कर रही थी। मेरी और उसकी नजरें जैसे ही मिली, उसने एक झूठी स्माइल दी और तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। बाकी तीनों लड़कियां भी मुझे देखकर हैरान रह गईं और फिर उनकी नजरें मेरे बगल में खड़े थिंडियन ची की तरफ घूम गईं। उनकी आंखों में बहुत सारे सवाल थे। मैंने उन्हें देखकर एक स्माइल दी और फिर धीरे से थिंडियन ची के कान में कहा, थिन मिस्टर, मिस अंदर ही हैं। थिंडियन ची ने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब हम उनसे थोड़े दूर निकल गए तब उन लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फुसफुसाने लगी, यह लाडला अब कौन सा नया ड्रामा कर रहा है। वह थिन फैमिली के बड्ढे बेटे को अपने साथ यहाँ लेकर आया है। क्या वह उसे मिस से मिलवाने लाया है। पिछली बार जब मिस किसी से मिलने गई थी तो इसी बात पर इस लाडले ने बहुत बड़ा हंगामा खड्डा कर दिया था और नाराज हो गया था। तो फिर आज वह खुद किसी दूसरे आदमी को उनसे इंट्रोड्यूस कराने क्यों लाया है। आखिर में उन सबने मिलकर यही डिसीजन लिया कि इस लाडले के मैटर्स में दखल न देना ही समझदारी है। अगर इस लाडी डीडीएचके का दिमाग खराब हुआ तो हम में से कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। ये सोचकर उन सबने अपने मुंह बंद कर लिए। मैं थिंडियन ची को लेकर जैसे ही रूम के अंदर गया तभी गेम से एक एक्साइटेड करने वाली आवाज गूंज उठी, पेंटाकिल। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही अमेजिंग था। हे भगवान, तेयू दीदी, आप तो सच में मेरी गॉड हो। उस समय मेरा मन कर रहा था कि मैं भागकर सीधे तेयू को गले लगा लूं और उन्हें एक किस कर दूं, लेकिन वहां दूसरे लोग भी थे, इसलिए मुझे अपना यह थॉट वहीं दबाना पड़ रहा। थिंडियन ची ने मुझे रोका और कहा, तुम यहीं खड़े रहो, मैं खुद आगे बढ़कर मिस को ग्रीट करता हूँ। मेरे मन में भी यह जानने की क्यूरियोसिटी थी कि यह थिन फैमिली का बड्ढा बेटा आखिर तेयू को इम्प्रेस करने के लिए अपना कौन सा मैजिक दिखाने वाला है। इस एंगल से सोफे पर बैठी लेडी साफ दिखाई दे रही थी। वो बेहद रिलैक्स और लेजी मूड में सोफे के बैक पर टिकी हुई थी और उनके लंबे पतले पैर एक दूसरे के ऊपर क्रॉस थे। उन्होंने कुछ देर अपने फोन के साथ छेड़छाड़ दैच की और फिर उसे एक तरफ फेंक दिया और मन ही मन बुदबुदाते हुए उस बकवास गेम को कोसने लगी। पता नहीं आन थान किस बात पर इतना नाराज है कि उसने खाना तक नहीं खाया। क्या सच में इस बात की कोई वैल्यू है। उनकी यह बात सुनकर मैंने मन ही मन सोचा, मेरी प्यारी ते दीदी, आपको क्या लगता है कि हर कोई आपकी तरह गॉड गिफ्टेड जीनियस होता है। मेरा गेमिंग स्कोर बढ़ाना मेरे लिए कितनी बड़ी सिरदर्दी है, आपको क्या पता। मैंने थिंडियन ची की तरफ देखा। वह तेयू के पास जाने की कोई जल्दी नहीं दिखा रहा था। उसने पहले 2 ग्लासेस में शैंपेन निकाली और फिर उनकी तरफ कदम बढ़ाए। थिंडियन ची के हाथ में शैंपेन का लिक्विड धीरे धीरे हिल रहा था। क्या उसका प्लान तेयू के कप डल्डों पर जानबूझकर ड्रिंक गिराने का है। ये तो बेहद पुराना और घिसा पिटा तरीका है। क्या वो सच में ऐसा करने वाला है।
मैं अब भी यह सोच ही रहा था कि जैसे ही थिंडेंची तेयू के करीब पहुंचा, उसके हाथ का ग्लास सच में असंतुलित होने लगा। तेयू ने अलर्ट होकर अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उनकी उस ठंडी और खतरनाक नजर ने थिंडेंची को वहीं फ्रीज कर दिया। उसका शरीर जैसे एक पल के लिए रिएक्ट करना ही भूल गया। तेयू का मूड खराब हो चुका था। वो उस अजनबी आदमी को घूर रही थी, लेकिन अगले ही पल जब उनकी नजर एक कोने में बैठे मुझ पर पड़ी तो उनकी आंखों का वो सारा गुस्सा गायब हो गया। यहाँ तक कि उनके लिप्स पर एक हल्की स्माइल आ गई। थिंडियनची ने किसी तरह खुद को संभाला और हाथ में शैंपेन का ग्लास लिए तेयू के बगल में रखे सिंगल सोफे पर बैठ गया। उसने बहुत ही फॉर्मल टोन में कहा, मिस, मैं आपके साथ एक बिजनेस डील पर बात करना चाहता हूँ। मैंने चुपके से तेयू को अपनी आंखों से एक इशारा किया। तेयू ने अपनी नजरें घुमाई, एक सेकंड के लिए थिंडियनची को देखा और फिर से अपना फोन उठाकर गेम खेलने लगी। इस तरह इग्नोर होने के बाद भी थिंडियनची ने अपना आपा नहीं खोया। उसने बात आगे बढ़ाई, मिस, इस डील में आपको जरूर इंटरेस्ट आएगा क्योंकि यह लुकविला के उस लाडले के बारे में है। अपने बारे में बात सुनते ही मेरा इंटरेस्ट अचानक बारेच गया। मैं सीधा होकर बैठ गया और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। तेयू ने भी अब जाकर थिंडियनची की तरफ देखा। उसने कहा, मिस, शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है, आप पूरे साल शादी के किसी भी मैटर से दूर रहती हैं, जिसकी वजह से बाहर के लोग आपके और लुकविला के लाडले के रिलेशन को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ाते रहते हैं। तेयू ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी हिम्मत तो काफी बड़ी है। क्या तुम जानते हो कि तुम मेरे सामने क्या बकवास कर रहे हो? उनकी यह बात सुनकर थिंडियनची को तेयू के गुस्से का एहसास अच्छे से हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात जारी रखी। मुझे पता है कि आप बहुत ऊंची पोजीशन पर हैं और आपको इन फालतू अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ी सकता, लेकिन वह लाडला अभी बहुत छोटा है। अगर इन बातों का उस पर कोई बुरा असर पड़ा तो क्या होगा? इसलिए अगर आप इस समय किसी के साथ एंगेजमेंट कर लें तो ये सारी अफवाहें अपने आप खत्म हो जाएंगी। और अगर पूरे थानधोंग सिटी में देखा जाए तो सिर्फ मैं ही ऐसा इंसान हूं जो आपके हस्बैंड बनने की हैसियत रखता है। मैं चुपचाप थिंडियनची के इस ड्रामे को देख रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, भले ही उसका यह तरीका बहुत पुराना है, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि उसमें एक अलग ही अट्रैक्शन है। यहाँ तक कि उसका लुक काफी इंप्रेसिव है। अगर मैं तेयू की जगह होता तो शायद मैं भी इस बात के लिए मान जाता। ये सोचते ही मैं थोड़ा नर्वस हो गया और तेयू की तरफ देखने लगा। ठीक उसी समय तेयू ने भी मेरी तरफ देखा और उनके लिप्स पर एक शांत सी स्माइल आ गई। उन्होंने बहुत ही नॉर्मल टोन में कहा, तुम्हारा यह प्रपोजल बुरा नहीं है, मैं इस बारे में सोचूंगी। मैं एक पल के लिए बिल्कुल हैरान रह गया। इसका क्या मतलब है? वो क्या सोच रही हैं? मैंने तो बस ऐसे ही सोचा था कि वो मान जाएंगी, लेकिन वो तो सच में मान गई। तेयू की तरफ से ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते ही थिंडियनची के चेहरे पर एक घमंडी स्माइल आ गई। उसने कहा, हम आगे की प्लानिंग पर बात कर सकते हैं, जैसे कि शुरुआत में हम कुछ पार्टीज में एक साथ जा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तेयू ने कुछ देर सोचने का नाटक किया, अपना सिर उठाया और बोली, ठीक है, तो फिर आज रात एक साथ डिनर पर चले। जैसे ही उनके मुंह से यह सेंटेंस निकला, मेरा चेहरा बिल्कुल ब्लैक पड़ी डीएच गया और मेरी नजरें तेयू पर टिक गईं। मैंने मन ही मन सोचा, हमारी महान और ऊंची पोजीशन वाली मिस, जो हमेशा अपने करीब आने वाले मर्दों को दूर रखती थी और कोल्ड बिहेव करती थी, आज इस थिंडियनची के सिर्फ 3 सेंटेंस बोलते ही मान गई। इसका क्या मतलब निकाला जाए? साफ है कि तेयू उसके साथ अपना फ्यूचर देख रही है। तो फिर मेरा क्या? मेरी उनके सामने क्या वैल्यू है? ये सोचते ही मैंने अपने दांत भींचे और बहुत ही धीमी आवाज में गुस्सा निकालते हुए कहा, तेयू, आप बहुत चालाक हैं। मैं अब आपसे कभी बात नहीं करूंगा। इसके बाद मेरा वहां रुकने का बिल्कुल मन नहीं था। मैं सीधे मुद्दा और वहां से बाहर निकल गया। मैं पब से बाहर नहीं गया, बल्कि एक रेस्ट रूम में जाकर बैठ गया और गुस्से में पागलों की तरह तेयू को मैसेजेस सेंड करने लगा। मैं अपने गुस्से में इतना खोया हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब रेस्ट रूम का गेट खुला। वो लेडी चुपचाप आकर मेरे सामने खड़ेडी हो गई और उनका फोन मेरे मैसेजेस की वजह से लगातार वाइब्रेट कर रहा था। तेयू ने पीछे से गेट बंद किया और सीधे मेरे सामने आकर रुक गई। मैं गुस्से में उनसे नजरें मिलाने लगा। उन्होंने अपनी एक भौं ऊपर उठाई और कहा, आंथान, तुम मुझे एक बुरी औरत कह रहे हो। मैंने कुछ देर पहले थिंडियनची को दिए गए उनके जवाब को याद किया और पलटकर बहस करने लगा। क्या आप वैसी नहीं है? उस आदमी ने जो कुछ भी कहा आपने बिना सोचे समझे मान लिया। थानधोंग की इतनी बड़ी तमीज अचानक इतनी बिना दिमाग की कैसे हो सकती है? यहाँ से हटिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं अपनी सीट से खड़ेडिढ़ा हुआ और उन्हें पीछे धकेलकर बाहर जाने लगा, लेकिन तेयू ने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ डढ़ लिया। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, आखिर उस आदमी को हमारा लाडला ही अपने साथ लेकर आया था, तो मुझे उसका थोड़ा मान तो रखना ही पड़ेगा ना, वरना हमारा लाडला फिर से नाराज हो जाएगा। फिर से ताना मार रही है। मैंने अपने दांत भींचे और गुस्से में कहा, ओह अच्छा, तो फिर हमारी महान मिस का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमारी वजह से उस आदमी को इतनी रिस्पेक्ट दी। तेयू मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, मैं किसी अरे गहरे को इस तरह रिस्पेक्ट नहीं देती, सिर्फ अपने लाडले के लिए ऐसा करती हूँ। मैंने एक ठंडी हुंकार भरी और जानबूझकर अजीब टोन में कहा, तो फिर मिस को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मिस्टर बाहर आपका वेट कर रहे हैं। मुझे भी अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड को ढूंढने जाना है। बाय बाय।
ये सुनते ही तेयू के फेस का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया। होने वाली गर्लफ्रेंड, क्या तुम दोनों का रिलेशन शुरू हो चुका है? मैंने जानबूझकर हैरान होने का नाटक किया और कहा, और नहीं तो क्या, यंग एज में लोगों को अच्छे से लव लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहता, जो इस एज तक आने के बाद भी सिंगल हैं और अब दूसरों के साथ बिजनेस डील्स का नाटक कर रही हैं। ये बात तो सच में हंसने वाली है। मैंने झटके से अपना हाथ उनसे छुड़ाया और गेट की तरफ बढ़ गया। मैं अब भी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि पीछे से उनकी गंभीर आवाज आई, मैं तुम्हें दो चॉइसेस दे रही हूं, या तो तुम खुद उस लड़की से अपना रिलेशन खत्म करो, या फिर मैं खुद जाकर उससे साफ साफ बात करूंगी। मैंने अपना सिर घुमाकर पीछे देखा। वह बिना किसी इमोशन के मुझे घूर रही थी। भले ही मेरे मन में थोड़ा डर था, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिद पर अड्डा रहा और बहस करने लगा। आप दूसरे मर्दों से मिल सकती हैं, तो मैं किसी लड़की से क्यों नहीं मिल सकता? तेयू, आप सिर्फ मुझसे एज में बड्डी होने का फायदा उठाकर मेरी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दे सकती। तेयू ने मेरी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ कोल्ड टोन में कहा, आंथान, मुझे यह बात दोबारा न कहनी पड़ रही। मैं भी अब इस टॉपिक को और नहीं खींचना चाहता था, इसलिए मैंने अपना हाथ हिलाया और वहां से भागने का बहाना ढूंढते हुए कहा, थिंडेंची बाहर मेरा वेट कर रहा है, मैं पहले बाहर जा रहा हूँ। तेयू मेरे जाते हुए बैग को देखती रही और खुद को रोकने की कोशिश करने लगी कि वो मुझे खींचकर वापस ना लाएं। ये मेरे घर का लाडला है, ये मेरे घर का लाडला है। गुस्सा नहीं होना है, शांत रहो, शांत रहो। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीता था कि तेयू ने अपना फोन निकाला और कॉल किया। तुम लोगों को एक मामूली लड़की का पता लगाने के लिए कहा था और तुम लोग वो भी नहीं कर पाए। मैं सच में बेकार लोगों को पाल रही हूँ। अगले 24 घंटों के अंदर मुझे उस लड़की की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो उसके दिल में है। दूसरी तरफ मैं अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह कंट्रोल करके वापस पार्टी में लौट आया। थिंडियनची ने जैसे ही मुझे देखा, अपनी भौहें सिकात दज कर चिरते हुए कहा, मैं तुम्हें ही ढूंढने का प्लान बना रहा था, तुम इतनी देर तक कहाँ गायब थे? मैंने कहा, आई एम सो सॉरी, मेरा पेट थोड़ा खराब था, इसलिए मुझे वॉशरूम में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। थिंडियनची की आंखों में वही पुराना घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। उसने खुश होते हुए कहा, चलो छोड़ो, ये सब फालतू बातें हैं, अब हमारे जाने का टाइम हो गया है और मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देने वाला हूँ। तेमिस ने खुद मुझे आज रात साथ में डिनर करने के लिए इन्वाइट किया है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को शांत किया था, लेकिन थिंडियनची की इस एक बात ने मेरा मूड फिर से पूरी तरह स्पॉइल कर दिया। तेयू, आखिर आप क्या साबित करना चाहती हैं? जो लेडी आज तक किसी के इनविटेशन पर नहीं गई, वो खुद आगे बढ़कर इस आदमी को इनवाइट कर रही है। नहीं, इस पूरे मैटर में पक्का कोई ना कोई गड्ढबदेज है। मेरा मन कर रहा था कि मैं भागकर वापस जाऊं और उनसे सीधे सवाल करूं, लेकिन इस समय मुझे थिंडियनची को वहां से विदा करना था। मैंने अपने चेहरे पर एक झूठी स्माइल रखी और थिंडियनची को बाहर तक छोड़ने गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, मैं तुरंत वहां से वापस मुद्दा। मैंने उस प्राइवेट रूम का गेट एक तेज आवाज के साथ बंद किया। रूम में बैठी उन लड़कियों को इस आवाज पर गुस्सा आने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि गेट खोलने वाला तेमिस का लाडला है, तो सबने ऐसा दिखाया जैसे उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। मेरी नजर सीधे तेयू पर पड़ी, जो वहां टेबल पर बैठ रही थी। मैंने अपनी भौहें सिका दाकर एक नई प्लानिंग सोची और एक स्माइल के साथ उनके करीब जाकर बोला, तेमिस, आपका मूड तो आज काफी अच्छा लग रहा है। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि एक दूसरी लेडी ने मुझे बीच में ही टोक दिया। तभी चौथी दी की आवाज आई, आंथान, अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरी जगह आकर बैठ जाओ। ये चौथी दी तेयू की बहुत क्लोज फ्रेंड थी। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि जानबूझकर ताना मारते हुए कहा, मैं तेमिस की जगह पर बैठने का बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ। बाद में अगर थिंडियनची वापस आया और उसने हमें इस तरह देख लिया, तो बिना किसी बात के गलतफहमी हो जाएगी। मेरा यह तंज सुनते ही जो लड्डचकी तेयू के सामने वाली सीट पर बैठी थी, वो तुरंत अपनी जगह से पीछे हट गई। चौथी दी को भी लगा कि वहां का माहौल कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसने भी वहां से खिसकने का मन बनाया। उसने कहा, मुझे इस तरफ थोड़ा काम है, तुम दोनों खेलो, मैं चलती हूँ। लेकिन मैंने उसका रास्ता रोक लिया। आखिर में न चाहते हुए भी उसे मेरी बात माननी पड़ी। उसने कहा, अच्छा ठीक है, बाद में मुझे एक जरूरी काम हैंडल करना है, मैं सिर्फ 2 राउंड खेलूंगी और फिर चली जाऊंगी। मैंने उसके जवाब की परवाह किए बिना सीधे पूछा, थीदी दीदी, आप लोगों ने इस गेम में क्या दांव लगाया है? चौथी दी ने चुपके से तेयू की तरफ देखा और रिप्लाई किया, हम बस नॉर्मली मजे के लिए खेल रहे हैं, कोई बड़ा दांव नहीं लगाया है। मैंने कहा, ऐसा मत करो, सिर्फ मजे के लिए खेलना तो बहुत बोरिंग है। मुझे याद है कि साउथ के बाहरी इलाके में तेमिस एक शानदार विला रिसोर्ट बनाने का प्लान कर रही थी। सही कहा ना? अगर ते दीदी आज हार जाती हैं तो वो विला रिसोर्ट आज के विनर को गिफ्ट में दे दिया जाएगा। क्यों, कैसा रहेगा? यह कहने के बाद मैंने चैलेंजिंग लुक के साथ तेयू की तरफ देखा। बगल में बैठी चौथी दी की एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वह अच्छे से जानती थी कि यह लाडला तेमिस के डिनर पर जाने की बात से अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ा हुआ है। तेमिस इस लाडले के नखरे तो बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन हम पर तरस नहीं खाएंगी। अगर इस लड़चके ने यहाँ कोई हंगामा खड्डा किया तो उसका अंजाम सिर्फ हमें भुगतना पड़ेगा। नहीं,
यह गेम खत्म होते ही मुझे यहाँ से भागने का कोई ना कोई बहाना ढूंढना ही होगा। चौथी दी ने अपनी नजरें तेयू की तरफ घुमाई। तेयू ने अपना सिर हिलाया और बहुत ही शांत टोन में कहा, ठीक है तो फिर शुरू करते हैं। चौथी दी और दूसरी लड्डेचकी ने एक दूसरे की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और मेरे इस ड्रामे में शामिल होने के लिए मजबूर हो गई। मैं तो वहां सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के इरादे से बैठा था। मैं बिल्कुल तेयू के सामने वाली पोजीशन पर बैठ गया और पूरा मन बना लिया कि मैं तेयू को एक भी पॉइंट नहीं जीतने दूंगा, चाहे उनके कार्ड्स को ब्लॉक करना पॉसिबल हो या ना हो। मैंने हर तरह से उनके रास्ते में रुकावट डाली। मेरा इकलौता टारगेट सिर्फ तेयू को निशाना बनाकर खेलना था। 2 राउंड खत्म होते होते तेयू के सारे पॉइंट्स पूरी तरह खत्म हो गए और चौथी दी अचानक इस गेम की विनर बन गई। तेयू ने बहुत ही स्ट्रिक्ट और सीधे शब्दों में कहा, मैं कल ही अपने लॉयर से कहकर उस विला रिसोर्ट के सारे पेपर्स तुम्हारे नाम ट्रांसफर करवा दूंगी। मैं अपनी सीट पर बैठा रहा और मेरे मन का गुस्सा अब थोड़ा शांत हो चुका था। तभी तेयू ने मेरी तरफ देखा। उनके लिप्स पर एक हल्की स्माइल आई और वो बहुत ही आराम से बोली, सच में बहुत अफसोस की बात है। असल में मैंने वो विला रिसोर्ट इसलिए बनवाया था ताकि हमारा आन थान वहां अपनी पर्सनल प्राइवेट पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सके। यह कहकर उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा हो और वो वहां से चली गई। मैं अपनी सीट पर बिल्कुल हैरान बैठा रह गया। मैंने मन ही मन सोचा, 1 मिनट रुको जरा, इसका मतलब वो विला रिसोर्ट मेरे लिए बनवाया जा रहा था। तभी तो मेरे जानबूझकर गेम हराने के बाद भी वो मुझ पर गुस्सा नहीं हुई। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। शिट। तेयू आप सच में बहुत चालाक और बुरी हैं। ये सोचते ही मैं चौथी दी की तरफ बेहद गुस्से और जलन के साथ देखने लगा। चौथी दी ने तुरंत घबराकर सफाई दी, अंथान अगर तुम्हें वो रिसोर्ट चाहिए तो मैं तुम्हें वापस दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए अपनी दीदी को मनाना पड़ेगा, वरना मैंने अपना हाथ हवा में हिलाया और बहुत ही स्वैग के साथ जवाब दिया, गेम में जो हार गए सो हार गए। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं उसे वापस मांग रहा हूँ? थी दीदी, अब से वो रिसोर्ट आपका हुआ। यह कहकर मैं अपनी सीट से उठा और बाहर निकल गया। जैसे ही मैं गेट के बाहर पहुंचा, मैंने तुरंत ताली डोंग का नंबर लगाया और पूछा, क्या तुम फ्री हो? चलो किसी पब में चलकर एंजॉय करते हैं। मेरी बात अभी आधी ही हुई थी कि ठीक मेरे सामने एक लग्जरी कार आकर रुकी। कार का ग्लास नीचे हुआ जिससे तेयू का ब्यूटीफुल साइड फेस दिखाई दिया। उन्होंने मेरी तरफ देखा, अपनी एक भौं ऊपर उठाई और सॉफ्टली बोली, आनथान तुम्हारी हिम्मत तो सच में बहुत बढ़ गई है। अब तुम्हारी पब जाने की तैयारी है, संभल कर रहो, वरना मैं तुम्हें अगले 6 महीने के लिए घर से बाहर निकलने पर बैन लगा दूंगी। मैंने सीधे उनसे सवाल किया, दीदी आप थिंडियनची के साथ डिनर करने क्यों जा रही हैं? उन्होंने कहा, आनथान तुम खुद अंदाजा लगाओ। यह कहकर उन्होंने कार का ग्लास ऊपर किया और वहां से चली गई, जिससे मैं अकेला वहीं खड्डा गुस्से में अपने दांत पीसता रह गया। तेयू ने मुझे पब जाने से मना किया था, इसलिए मेरे पास कोई और ऑन ऑप्शन नहीं था। मैं शराब की बोतलें लेकर सीधे ताली डोंग के घर पहुंच गया। ताली डोंग अपनी बाइक लेकर बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहा था, लेकिन मेरे आने की वजह से उसे अपना शेड्यूल कैंसिल करना पड़ रहा। मैंने उससे पूछा, ताली डोंग तुम मुझे बताओ कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है? क्या वो हमेशा से मर्दों से दूर नहीं रहती थी? तो फिर थिंडियनची के सिर्फ 3 सेंटेंस बोलते ही वो उसके साथ डिनर करने के लिए कैसे मान गई? आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? वो क्या साबित करना चाहती है? ताली डोंग ने मेरी पूरी बात सुनी और मेरे जख्मों पर नमक